हॉजकिन नॉन हॉजकिन क्लियर हो गए? इम्पोर्टेंट था काफी ना। हाँ जी मैम। मैंने कहा क्लियर हो गया आयशा। ये जी मैम। हम्म। ऑन्कोलॉजी वैसे छोटा सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है। आज क्या पढ़ेंगे मैम? हमारा तो मतलब हो गया था ना, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं हीमाटोलॉजी स्टार्ट करवा दूंगी आप लोगों को। तो हमारे 3 दिन इस तरह से ठीक। बन जाएंगे, हीमाटोलॉजी हमारा आराम आराम से कर लेंगे। ठीक। हीमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी बेसिकली को रिलेट करके करनी होती है ना, इसलिए साथ साथ रखे थे। सही। अभी तक लोग आए नहीं है, तराबियां पढ़ रहे हैं इतनी ज्यादा। आप हमारी रिवीजन कराए, क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर मैम जारा आप क्या कह रहे हैं? मैं मैम ये पूछ रही थी जो प्री मेलिग्नेंट लीजन और प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है ना, ये जितनी दफा मैं याद करती हूँ भूल जाती हूँ ना। इनका कोई निमोनिक किसी ने बनाया है, कोई आसान तरीका याद करने का? लीजन और कंडीशन क्या है? कंडीशन इज समथिंग कि वो आपको मिल रही है, मतलब एज अ कंडीशन आ रही। लीजन मतलब कोई आप लोगों के सामने कोई चीज लीजन पाई जाएगी, एरिथ्रोप्लेकिया मतलब वो स्किन के ऊपर है। कंडीशन इज अ डिजीज। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा ना अलग कर लो अब। लाइकन प्लैनेस हम उसके अंदर भी कह रहे होते हैं, लीजन में है, सॉरी उसके अंदर कंडीशन में आ जाता है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया इज अ लीजन, प्री मेलिग्नेंट लीजन में काउंट किया जाता है। लियन से ल्यूकोप्लेकिया आ जाएगा, LL। ठीक है, और लीथल में अगर लियन को कहें तो वो इरिथ्रोप्लेकिया आ जाएगा। प्लैक्स बन जाते हैं, लीजन। फिर कंडीशन में हमारे पास दो आ जाती हैं। एक लीथल में L से आ जाएगा लाइकन प्लैनस, और जो हमारे पास कंडीशन में आ जाती है कॉमन, वो सब हमारे पास म्यूकोजल म्यूकोजल। प्रपोजल प्रपोजल। मैम आप ये तीन रैंडमली चार कोई दफा आप क्वेश्चन करें जब तक लड़के आते हैं तो। रिपीट करेंगे ना, एक काफी दफा रिपीट होंगी चीजें तो आप लोगों को याद हो जाएंगी। ठीक है मैम, सही, थैंक यू। हम्म, अपने भी मतलब थोड़े बहुत वाहियात से बना लिया करो, जैसे मैं बनाती हूँ निमोनिक्स। क्योंकि हमारा मेन काम होता है याद करना। अच्छा मुझे ये बताओ, इंटरल्यूकिन 9 का क्या काम था? बहुत ही रेयर पूछा है मैम आपने। तो आप कोई टेस्ट की पढ़ी थी ना। मैम क्या पूछा आपने? इंटरल्यूकिन 9 के क्या मतलब फंक्शंस में से आता है? मैम इंटरल्यूकिन टी ठीक है। सेल वाला, टी सेल जो कुछ उस। टी सेल एंड मास्ट ग्रोथ सेल इनहेंसमेंट होती है। जी जे जी। बॉन्ड किन किन इम्यूनोग्लोबुलिन में पाई जाती है? क्या मैम? जे बॉन्ड। मैम IgA में। और IgM। में। हाँ जी, ठीक है। एम जेम्स बॉन्ड याद रख लो, ठीक है। जेम्स बॉन्ड, AMIM जेम्स बॉन्ड, ठीक है। जे बॉन्ड आ जाएगा। देन और क्या पूछूं आपसे? रुबेला इन्फेक्शन किस इम्यूनोग्लोबुलिन की इसके अंदर आती है? कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है उसके मैम अंदर रुबेला? IgM। IgM IgM। आता है, फिर बाद में IgG। आईजीएम। हम्म, ठीक है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स कौन सी हैं? DBT इसमें में। मैम नोप्स। और कॉन्जुगेटेड का क्या निमोनिक बताया था? नीमोकोकल, PTM हाई। नीमोकोकल, टाइफाइड, कॉन्जुगेट का वर्ड मेनिंगोकोकल। ही बता देता है कि मिक्स्ड है, मिली हुई है। मतलब नीमोकोकल आ जाएगा, मेनिंजोकोकल आ जाएगा।
हीमोफिलिस टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा और टाइफाइड। H1N1। और फर्स्ट कॉन्जुगेटेड वैक्सीन कौन सी थी? फर्स्ट न्यूमोकोकस। काशिफ, चित्तर लगने हैं तुम्हें। हीमोफिलिस हेमोफिलस। इन्फ्लुएंजा। अच्छा हम्म मैम, जब ये बच्चे आप आ पढ़ा रही थी चुके तो हैं। इस टाइम मैं मेरी पता नहीं वो कनेक्शन लॉस हुई थी ना, तो ये वैक्सीन दूसरे रह गए थे, फिर बाद में मैंने नोट्स में पढ़ा है आपके। चलो शुक्र है पढ़ लिया आप, आपकी मेहरबानी। सही है। अच्छा चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ना। मैम आप मुझे बहुत ट्रोल करती हैं, पता नहीं आप खुद क्यों। अपने आप के साथ ये करते हैं। आपने कहा था ना मेरे से टेस्ट लेने, हम सबसे टेस्ट ले लें। अपने साथ वो जो बंदा करता है ना तो फिर वो ट्रोल नहीं होता। मेरे- अपने पैर पे मतलब मेरे कुल्हाड़ी साथ मारना कहते हैं। नहीं नहीं मैम, ये अच्छा होता है ना, अभी जो चीजें मतलब बंदा गलत करता है फिर बाद में वही चीजें याद रहती हैं। बिल्कुल ऐसा। चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नजर आ रहा जी मैम। है? लाइट क्यों कम है? अगर हम गलतियों का सोचे तो फिर तो कुछ भी नहीं बोल सकेंगे मैम। ठीक बोल रहे आवाज हो। कट गई है। मेरा नेटवर्क खराब है या काशिफ का? मैम पता नहीं। एनी थर्ड पार्टी प्लीज बता दो। मैम अक्सर मैम आपका ठीक आ रही है नेटवर्क आवाज नहीं, आपकी। काशिफ का ठीक है, दोनों का ठीक है। हम दोनों का ठीक है, चलो ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं हेमाटोलॉजी। हमारे पास इसके 3 दिन हो जाएंगे। हम आराम आराम से इसको देख के चलते हैं, ठीक है। अब हेमाटोलॉजी के अंदर ना कुछ डिजीजेस हैं जिसकी हमने ना चीजें देख के चलनी है, लाइक पाथवेज के अकॉर्डिंग, लाइक पीटीए, पीटीटी, आईएनआर, ये सारी चीजें ना हमने सॉर्ट आउट करके चलनी है। अब हम पता कैसे चलेगा पीटी किस में हाई है, एपीटीटी किस में हाई है, कौन से पाथवे हैं, ठीक है। तो हम पहले इनके ना यस मैम। पाथवेज देख लेते हैं। अब हमारे पास पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैसे आपको पता चलेगा कौन सा पाथवे किस उसमें आ रहा है? एक्सट्रिंसिक कौन सा, इंट्रिंसिक कौन सा? इंट्रिंसिक पहले से कोई। एंडोथेलियल डैमेज, हम्म और जो एक्सट्रिंसिक है उसमें कुछ फैक्टर है, जिस तरह फैक्टर 12 हो गया, कौन? उनकी एक्टिवेशन। हेगमन फैक्टर। अच्छा, जो हमारे पास पीटी होता है ना, पीटी, ठीक है, वो बेसिकली ये क्या एक्सट्रिंसिक में है, मॉनिटर कर रहा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अच्छा काशिफ आप माइक बंद कर लें, सबके लिए ना डिस्टॉर्शन होती है। जब आपके लिए रिक्वायर्ड होगा तब आपने बोलना है, ठीक है। अच्छा, मॉनिटर हमारे पास ये क्या मॉनिटर करेगा? हमारे पास एक्सट्रिंसिक और तो ये मॉनिटर करेगा। कौन कौन से आ जाती हैं एक्टिविटीज इनके अंदर? ये आ जाते हैं फैक्टर 1, 2, 5, 7 एंड 10। ये हमारे पास क्या है? ये इन फैक्टर्स की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास एपीटीटी आ जाता है वो मॉनिटर करता है हमारे पास मैडम इंट्रिंसिक। 7, 9, 10 या 8, 10? वन नहीं नहीं, 8 इसमें नहीं होता। 8 नहीं होगा इसके अंदर। 8 और यही पूछ रहा हूँ जो मैडम। बाकी 1, होते 2, हैं ना 5, वो इसके अंदर 7। नहीं होता। 8 इसके अंदर नहीं होगा, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए मॉनिटर कर रहे होते हैं। नहीं मैडम, जो आपने ऊपर लिखा है 1, 2, 5, 7, 8, 10। एंड 10, एंड नहीं, 10 अच्छा, बैंड। 8 लिखा हुआ है, मैं सोचा मैडम 8 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अल्लाह के बंदो, ठीक है, एंड लिख दूंगी और हुक्म, एंड 10, ठीक है। अच्छा, इन ये जो हमारे पास एपीटीटी है वो हमारे पास क्या है? इंट्रिंसिक पाथवे को ये बेसिकली मॉनिटर कर रहा होता है। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे सिवाय
एक्सेप्ट 7 एंड 8। ये एमसीक्यूज में आते हैं और हमारी बार में भी ये एमसीक्यूज आया था। 1 मिनट, मेरा तो मार्कर ही टूट गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स के लिए कौन 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 से एपीटीटी ये मॉनिटर कर रहा होता है, कौन से सारे फैक्टर को करेगा सिवाय 8 एंड 10। एमसीक्यूज में यही आएगा कि इंट्रिंसिक पाथवे की एक्टिविटी में कौन सा पार्ट नहीं लेता। तो याद रखना 7 और 10 को ये ऑप्शन 1 में ही देंगे। ठीक है, 7 और 10 ये दोनों नहीं आते। ठीक है, बाकी सारे इंट्रिंसिक पाथवे में आते हैं। फिर आता है पीटी मॉनिटर, किसको कर रहा होता है हमारे पास, एक्सट्रिंसिक पाथवे को। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 7 एंड 10 होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे कैसे स्टार्ट होगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इनके एमसीक्यूज आते हैं कि इनके मतलब पाथवे स्टार्ट कैसे होते हैं। एक्सट्रिंसिक को ना कोई ना टिश्यू फैक्टर चाहिए, टिश्यू फैक्टर। ठीक है, कोई बाहर से ना टिश्यू के जो अंदर ना कोई रिलीज फैक्टर्स चाहिए होते हैं। बट इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए क्या होता है, कोलेजन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये चाहिए इन्हें। कोलेजन से बेसिकली ये स्टार्ट होता है, स्किन के साथ मतलब वो एफिलिएटेड है, और ये क्या है, टिश्यू फैक्टर है। ठीक है, अब इनको एक एक दफा देखते हैं, इनके पाथवेज देखते हैं। अब हमारे पास जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे, ये हमारे पास स्टार्ट होता है 12 से, 12 से। ठीक है, 12 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या वो आएगा, कोलेजन, वही वाली चीजें। ठीक है, कोलेजन की प्रोडक्शन या बेसमेंट मेम्ब्रेन की कोई अ, मतलब वो आ जाएगी, मतलब फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर आता है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। अब इसने क्या कन्वर्ट होना है, किसमें कन्वर्ट होना है, 12A में। ठीक है, 12A में कन्वर्ट होगा। इसने फिर फर्दर क्या 11 के साथ वो करना है, 11A फैक्टर बनाना है। और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं फैक्टर मॉलिक्यूल्स, इधर आ जाते हैं हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट, हेपरिन आ जाती है। ठीक है, हेपरिन आ जाती है जो कि हाई मॉलिक्यूलर होती है। फिर उसके नतीजे में यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसने कन्वर्ट किया 11 और 11A फैक्टर में। फिर यहाँ पे हमारे पास जो फर्दर इसकी चेंज होता है वो 9 में होगा। ठीक है, 9, 9 में 9A में कन्वर्ट होगा। देन हमारे पास इसके नतीजे में क्या है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में एंटर करेगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा। ठीक है, वहां पे हमारे पास वहां पे वो क्या होगा, 8 होगा, 8A जब आएगा हमारे पास विद वॉन विली ब्रांड फैक्टर आएगा। ठीक है, वो इसके साथ इसको इन्फोर्स करेगा, और फिर इसकी कन्वर्जन होगी हमारे पास 10 में, 10 में। यहाँ से हमारे पास क्या स्टार्ट होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक पाथवे एक तो जब इंट्रिंसिक के साथ कन्वर्जन हो रही थे उससे आ रहा है। एक्सट्रिंसिक का एक और बूस्टर पॉइंट जो होता है वो 7A होता है, जो कि 7 से बन रहा होता है, 7 फैक्टर से, 7 to 7A फैक्टर। और यहाँ पे हमारे पास टिश्यू फैक्टर आ जाता है, टिश्यू फैक्टर आ जाता है। ठीक है, जिसकी कन्वर्जन में ना ये 10 से 10A में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसने फर्दर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना होता है, फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टू
थ्रोम्बिन। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन क्या है, एमसीक्यूज में कभी 2A दे देते हैं, कभी थ्रोम्बिन का वर्ड दे देते हैं। ठीक है, ये है 2, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो है हमारे पास क्या है, 2 फैक्टर 2 है। और थ्रोम्बिन में हमारे पास क्या है, 2A है हमारे पास। ठीक है, अब ये इसकी कन्वर्जन में भी हमारे पास एक फैक्टर आता है जो कि पार्ट लेता है हमारे पास, वो होता है 5A। ठीक है, फैक्टर 5 कन्वर्ट होके 5A में आता है। ठीक है, जिसके नतीजे में इसने कन्वर्ट होना है 10A से 2 के अंदर। ठीक है, 2 के अंदर भी कन्वर्ट करवा के इसने क्या करवाना है, थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन करवा देनी है। अब इसी थ्रोम्बिन की वजह से फिब्रिनोजेन फैक्टर क्रिएट होता है। फिब्रिनोजेन फैक्टर क्रिएट होगा जो कि फिब्रिन मोनोमर्स बनाता है। छोटे छोटे जो थ्रेड लाइक वो होते हैं स्ट्रक्चर्स, वो बनाएगा मोनोमर्स। ठीक है, अब फिब्रिनोजेन क्या है, 1 है, और ये क्या है, 1A है हमारे पास फैक्टर। इसके अंदर फिर इसने ही आगे फिब्रिन मैश बनाने होते हैं, फिब्रिन मैश। ठीक है, जो कि स्टेबलाइज करता है प्लेटलेट प्लग को। प्लग बना देता है और ना जो सारा खून बह रहा होता है ना उसको स्टॉप कर देता है। ये हमारे पास कोगुलेशन के पाथवे आ गए हमारे पास, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, और साथ में इंट्रिंसिक पाथवे। ये क्लियर हुए? इनकी मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हमने पढ़ा क्या है, एक्सट्रिंसिक में कौन कौन से आते हैं फैक्टर्स, फैक्टर वो कौन कौन से आएंगे, रिपीट करो। 1 2 5 1 7 2 and 10 5 7 1, and 10 ठीक है, 1 2 5, ठीक है, इंट्रिंसिक के अंदर 5, फिर उसके हमारे पास 7 और 8 नहीं आता। ठीक है, 7 और 8 नहीं आता। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 10 आ गया। 7 बाहर की तरफ से उसका बूस्टर पॉइंट होता है, इनिशिएटर पॉइंट होता है, ये याद रखना होता है। ठीक है, इनिशिएटर पॉइंट हमारे पास ये एक्सट्रिंसिक पाथ का, इंट्रिंसिक पाथ का क्या है हमारे पास, वो है 12, और एक्सट्रिंसिक का क्या है, वो है 7 है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक में सारे कॉमन पाथ के फैक्टर आते हैं, 1 2 5 7 एंड 10, ये सारे फैक्टर आ गए। और जो इंट्रिंसिक में आ गए हमारे पास आते हैं, ये वाले नहीं आते फैक्टर। ये क्लियर हुई बात? यस मैम। ये मुझे एक दफा कोई ना वर्बली रिपीट करवाए। मैम हमारे पास दो होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवेज। जो पहले हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक से फैक्टर 12 से इसमें जो सब ओके मैम, जरा नेट की तरफ जाओ मैम। उसमें हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक जो पीटी जो मॉनिटर करते हैं ना, वो हम एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू करते हैं, और वो हम करते हैं फैक्टर 1 2 5 7 एंड 10। और जो हम एपीटीटी है वो हम मॉनिटर करते हैं वाई दी इंट्रिंसिक पाथवे। उसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं एक्सेप्ट फॉर फैक्टर 7 एंड 8। अब हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे पास कोलेजन या बेस मेम्ब्रेन या इसके डैमेज है, उससे जो भी होगा, तो वो 12 फैक्टर 12 होता है। 12 जो है 12A में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ऐड करके 12A जो है वो 11 को 11A में एक्टिव करता है, 11A 9 को 9A में एक्टिव करता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास आपने बताया कि इंट्रिंसिक की एक तरह से एंट्री होती है, वो फैक्टर 8 से 8A में कन्वर्ट होके होती है। एक तो ये आ रही है, और दूसरी जो 7A से कन्वर्ट होके आ रहा है वो। फिर ये दोनों मिलते हैं और फिर ये 10 को 10A में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद 5 आ जाता है ना मैम, फिर उसके बाद। हाँ, और फैक्टर 5 आता है, उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना होता है। और फिर जो ये कि जो फैक्टर कौन से हैं, 2 हैं। 2 है मैम। और फिर हमारे पास आ जाता है फिब्रिनोजेन फैक्टर 1, वो 1 को 1E में कन्वर्ट कर देता है। और उसने आगे क्या, प्लेटलेट प्लग बनवाने के लिए फिब्रिन मैश थ्रेड बनाने हैं। ठीक है, वो फैक्टर 13 जो होता है, जिसको वो 13A में कन्वर्ट। इसके अंदर एक और चीज याद रखो, ये जो फैक्टर 2 है, ठीक है, फैक्टर 2 है,
ये जैसे आएगा थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। अब 2A है ना, 2 का मतलब याद रखना है, ये हमारे पास इसकी क्या है, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है, 2 लॉन्ग, ठीक है, 2 लॉन्ग याद रखना हाफ लाइफ, ठीक है। इसके साथ याद रखना है जो फैक्टर 7, 7 7 S से बनता है ना, तो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है, ठीक है। किसकी लॉन्गेस्ट है, फैक्टर 2। हाफ लाइफ किसकी लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट 2 फैक्टर की 2 और शॉर्टेस्ट 7 की। और शॉर्टेस्ट 7 की है। फैक्टर 2 शॉर्टेस्ट 7 की है। अच्छा मैम हमारे ये जो पास ना यहाँ आपने पे, बताया कि इंट्रिंसिक से जब एक्सट्रिंसिक में जा रहा है, तो आपने बताया कि इसमें फैक्टर 7 जो है उसकी कन्वर्जन होगी 7A में, और हम्म, उसके साथ 8B साथ ही साइमल्टेनियसली एक्ट करेगा वन विलीब्रेंट फैक्टर के साथ, तो फैक्टर वो 10 जब 10A में इंट्रिंसिक कन्वर्ट और होगा। एक्सट्रिंसिक का ना मेन, जब कोलाइडिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है 8 का, ठीक है, ये याद रखना है। कोलाइडिंग पॉइंट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कौन सा फैक्टर आके करवाता है, वो 8 करवा रहा होता है, फैक्टर 8, ग्रेट। ठीक ओके। है। ओके वरना मैम। इसके अलग पाथवे स्टार्ट होता है, 7A डायरेक्ट टिश्यू फैक्टर के साथ वो कन्वर्ट भी करवा सकता है, क्योंकि ये भी आता है और 8 का भी आता है, ठीक है। अगर वो हम्म। कोलाइडिंग पॉइंट का पूछे इन दोनों पाथवे का, वो 8 वाला होता है। अगर ये सेपरेट भी चल सकता है एक्सचेंजिंग, जरूरी नहीं है कि इसको 8 ही चाहिए लाजमी, ये डायरेक्ट कन्वर्ट भी करवा सकता है 10 को 10A में। ओके। जब कोलाइडिंग पॉइंट की बात है, दोनों का मतलब कॉमन पॉइंट कौन सा फैक्टर है, वो 8 वाला होता है। ओके मैम। हम्म, अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुई बात। अच्छा मुझे ये बताओ, विटामिन के का क्या काम होता है? विटामिन के क्यों जरूरी है हमारे लिए? मैम कोई मैम ये कौन फैक्टर्स? क्या हुआ? फैक्टर 2 7 9 10 के लिए इम्पोर्टेंट होती है मैम। एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब विटामिन के ना किसकी, मतलब किन फैक्टर्स के लिए बहुत अहम है, फैक्टर 2 7 10 और ये 9 के लिए भी है, 9 10 प्रोटीन सी प्रोटीन एंड एस। एस, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब इनकी सिंथेसिस में कोई मसला आ गया, ये इनकी सिंथेसिस डिक्रीज हो गई है, विटामिन के हमारे गट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको इनहिबिट कौन करवाता है, वो होता है वारफेरिन, ठीक है। ये हमारे पास इसको इनहिबिट करवाता है, जो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज है उसको ये वारफेरिन जाके इनहिबिट करेगा, जो प्रोडक्शन करवा रहा होता है विटामिन के की, ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि ना, कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है, हीलिंग खराब हो जाती है, गट हेल्थ खराब हो जाती है, ठीक है। एक एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हमारे इंटेरिक बैक्टीरिया में, ठीक है, कौन सा विटामिन लैक कर रहा होता है, इंटेरिक बैक्टीरिया नियोनेट्स के अंदर, विटामिन के। विटामिन के, ठीक है। इन नियोनेट्स लैक इंटेरिक बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम एडमिनिस्टर कर दें विटामिन के बाहर से, ठीक है, तो इसकी नियोनेटल डिफिशिएंसी और कोगुलोपैथी ना ये ओवरकम हो सकती है, ठीक हो सकती है। अगर ना हो, ठीक है, तो कट हेल्थ खराब हो जाती है, कोगुलेशन प्रोफाइल खराब खराब हो जाती है, बच्चे को छोटा भी कट आता है तो वो ब्लीड कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो एक एमसीक्यू आता है, जो एंटी थ्रोम्बिन है, वो किसको इनहिबिट करेगी? थ्रोम्बिन क्या था, फैक्टर 2A, एंटी थ्रोम्बिन इसको इनहिबिट करेगा ना, ठीक है, फैक्टर 2 को, एंटी थ्रोम्बिन इनहिबिट इनहिबिट्स क्या, थ्रोम्बिन 2। और एंटी थ्रोम्बिन और किन किन को इनहिबिट करता है, एक तो 2
2A को कर दिया, ठीक है, एक 7A को करेगा, 10A को करेगा, 9A को भी करेगा, सॉरी 10A हो गया, 9A हो गया, ठीक है, उसके बाद 11A हो गया, 12A हो गया। इन सबको एंटी थ्रोम्बिन इनहिबिट कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। मैम ये अच्छा, दोबारा बताइएगा, फैक्टर 2A ये जो एंटी थ्रोम्बिन है ये फैक्टर 2 से नहीं 2A क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाया था ना हमने, 2 से 2A में कन्वर्ट करवाया था ना। 2 क्या था? प्रोथ्रोम्बिन था। 2A क्या था हमारे पास? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का इनहिबिटरी फैक्टर क्या होगा? एंटी थ्रोम्बिन, जो कि मेन है। एंटी थ्रोम्बिन मेन किसको इनहिबिट करता है? 2A को। और किन किन फैक्टर्स को इनहिबिट कर सकता है? 7A को, 9, 10, 11A, 11 और 12A को, ठीक है। मैम जी मैम। मैंने ग्रुप में इस रिलेटेड एक पिक्चर भेजी है, उसमें वो पूरा पाथवे भी है और उस जो जो मतलब जिस स्टेप पे इनहिबिट हो रहे हैं वो सारी चीजें उसमें मेंशन है। ठीक हो गया, वो भी एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एनीमियाज की तरफ। एनीमियाज का क्या आप लोगों को पता है? कौन किस किस तरह के होते हैं? 3 टाइप होते हैं मैम, मैक्रोसिटिक, हम्म नॉर्मोसिटिक और हम्म माइक्रोसिटिक। एग्जैक्टली। एक होता है हमारे पास माइक्रोसिटिक, ये होता है हमारे पास नॉर्मोसिटिक, एक होता है हमारे पास मैक्रोसिटिक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? माइक्रोसिटिक में हमारे पास क्या, कैसे हम डिफाइन करेंगे? जो मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम है हमारे पास, मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम है, वो लेस देन 80 हमारे पास फेम्टोलीटर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मोसिटिक में क्या है? एमसीवी क्या हो जाएगा? 80 to 100 तक होगा, ठीक है, फेम्टोलीटर। फिर आता है मैक्रोसिटिक, वो एमसीवी हमारे पास ग्रेटर देन 100 फेम्टोलीटर। अच्छा, यहाँ पे ना अब एमसीक्यूज जब आते हैं ना, वो माइक्रो के आते हैं और मैक्रो के ज्यादा आते हैं। नॉर्मो के भी आते हैं एमसीक्यूज, लेकिन कमोबेश आते हैं। अब इन लोगों के अंदर ना सीपीएसपी वालों ने क्या किया, इसके लिए तो क्राइटेरिया एक ही रख दिया है, राइट, कि 80 से कम है तब हमने माइक्रोसिटिक एनीमियाज को ढूंढना है, ठीक है, उसका उसके ऑप्शन हमने टिक करने हैं, ठीक है। लेकिन वो ना कभी नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक के अंदर ना आप लोगों को एमसीवी वैल्यू के अंदर ना घुमा देते हैं। अब इसका याद करने का तरीका ये होता है कि जब भी एमसीक्यूज के अंदर आए 120, मतलब ग्रेटर देन 120 आ रहा है फेम्टोलीटर, तो हम मैक्रोसिटिक के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर 100 के नीचे आया, हमने कर देना है क्या? माइक्रोसिटिक, ठीक है। जो सीपीएसपी वालों की है, वैसे इनकी वैल्यूज यही है, ये वाली याद रखनी है, लेकिन एमसीक्यूज ना थोड़े डिफरेंट तरीके से आते हैं। फिर इसके अलावा हमने एमसीवी वैल्यू के अलावा भी हमने ना उनकी कुछ मेन पॉइंट्स भी, जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स है ना, वो भी देखने होते हैं। अगर वो मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस तरफ जा रहा है ना, तो हमें पता चल जाएगा ये नॉर्मोसिटिक नहीं, ये मैक्रोसिटिक तक जा रहा है, ठीक है। उसके फीचर्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जा रहे हैं, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। विटामिन डी B12 जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास माइक्रोसिटिक की बात आती है, वहाँ पे हमारे पास थैलेसीमिया रिलेटेड कोई चीजें आ जाती है, आयरन डेफिशिएंसी वगैरह आ जाती है, क्रोनिक डिजीज के बारे में कोई बात कर दी जाती है, ठीक है। उन चीजों को भी देखना होता है, सिर्फ हमने एमसीवी वैल्यू को नहीं देखना होता। अब एमसीवी वैल्यू है क्या? मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है ये ब्लड के अंदर, ठीक है। ये एवरेज साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। क्या मेजर करता है? एवरेज साइज ऑफ आरबीसी इन ब्लड सैंपल, ठीक है। ये उसको मेजर कर रहा होता है, ब्लड सैंपल मेजर करता है, ठीक है। अब ये ना हमारे, हम जब भी सीबीसी करवाते हैं पूरी, उसके अंदर ये भी आ रहा होता है ना। डायरेक्ट हम ना एचबी को देखते हैं तो हम कहते हैं यार, अगर एचबी
12 से नीचे है, 11 से नीचे है, ठीक है, तो उसको तो एनीमिया हो गया किसी तरह का। लेकिन हमने ना एमसीवी वैल्यू देखनी होती है साथ, कि आया अगर एमसीवी वैल्यू हमारे पास 8 फेम्टोलीटर से नीचे, तो मतलब वो कोई माइक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू हमारे पास 80 टू 100 है, ठीक है, तो हमारे पास वो नॉर्मोसिटिक एनीमिया के साथ आ रहा है। ठीक है, हमने उसकी ना टाइप भी देखनी होती है, सिर्फ एचबी के ऊपर जंप करके एनीमिया को हमने नहीं कह देना होता कि ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो हम उसको ठप्पा लगाते कि एनीमिया है। एनीमिया तो है, लेकिन किस टाइप का एनीमिया वो भी बताना होता है। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 100 या 120 है तो वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट? जी। अच्छा, और फिर ये तो हो गया एमसीवी। एमसीएच क्या होता है? मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसमें क्या मेजर करना है? अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, इसको ये करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है एम हीमोग्लोबिन की, वो कितनी इफेक्टिवली ऑक्सीजन कैरी कर रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे कैरी कर रहा है, ये बता रहा होता है। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, एमसीवी का मतलब क्या है, वो कितनी इफेक्टिवली, ठीक है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन उसकी कैरी हो रही है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एम सी एच सी। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन आ जाती है, मीन कर्पस्कुलर, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आ जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसने क्या मेजर करना है? एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी। एवरेज हमने देखनी है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की इन आरबीसी। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन एक तरह की प्रोटीन है। ठीक है, अब हमने उसकी कैपेसिटी देखनी है, ठीक है, वो किस कैपेसिटी से कैरी कर रहा है ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, इसके अंदर ये भी बेसिकली हमारे पास क्लासिफाई करवा रहा होता है एनीमियाज को। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात? बेसिकली आपने एनीमियाज के लिए एमसीवी लाजमी अच्छे से याद करना है कि एवरेज साइज हमने देखना होता है रेड ब्लड सेल का। ब्लड सेल ब्लड सैंपल के अंदर अगर हमारे पास उसका एमसीवी लेस देन 80 तो माइक्रोसिटिक, 80 टू 100 नॉर्मोसिटिक, ग्रेटर देन 100 मतलब 120 तक भी पहुंचे तो हमारे पास क्या है? मैक्रोसिटिक। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं एनीमियाज की टाइप। अब एनीमियाज हमारे माइक्रोसिटिक से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसिटिक एनीमियाज, ठीक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमियाज हम कह दें इसे, हाइपोक्रोमिक एनीमियाज। अभी हमने पढ़ा क्या था, जहाँ पे एमसीवी लेवल क्या था, लेस देन 80 फेम्टोलीटर्स था। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है, थैलेसीमिया आ जाता है, थैलेसीमिया आ जाता है। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के और कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? एनीवन, हमें क्या मिलता है? मैम फेरेटिन इंक्रीज लेवल, पीआई भी फेरेटिन हाँ, लेवल। फेरेटिन इंक्रीज होता है, दूसरा टोटल टोटल आयरन आयरन कैपेसिटी बढ़ जाती है। फेरिटिन क्या सीरम हो जाता है? फेरेटिन। इंक्रीज हो जाता है? सॉरी सीरम मैम, कितने? फेरेटिन फेरेटिन कम होता है। डिक्रीज होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। एग्जैक्टली, ठीक है, एक हमारे पास फेरिटिन आ जाता है जो कि बेस्ट क्राइटेरिया होता है मैयर का कि फेरिटिन लेवल डिक्रीज हो गया। सीरम हमारे पास आयरन मतलब डिक्रीज हो गया। ठीक है, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो गई। ठीक है, जिसका बेस्ट क्राइटेरिया होता है, बेस्ट क्राइटेरिया। अब हमारे पास जब भी इसके बारे में कोई आएगी ना, हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमियाज के बारे में कोई भी आता तो ना इसका निमोनिक एक याद कर लो, कौन कौन से इसके अंदर आते हैं, टेल्स के निमोनिक से याद कर लो। टेल्स के निमोनिक से एक तो थैलेसीमिया आ गया, थैलासीमिया,
ठीक है, फिर आ गया हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रोनिक। ठीक है, ये क्रोनिक हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रोनिक वो जो आता है डेफिशिएंसी जो होती है कौन सी होती है? क्रोनिक डेफिशिएंसी एनीमिया ऑफ क्रोनिक क्या होता है? पूरा वर्ड दिमाग से ही निकल गया अचानक से। एनीमिया ठीक क्रोनिक है, डिजीज। हाँ डिजीज, क्रोनिक डिजीज जो होती है। फिर आता है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? आई से क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी आ गया। एल से क्या आता है? लेड पॉइजनिंग आ गई। एस से हमारे पास क्या है? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक। ठीक है, टेल्स के निमोनिक से ना माइक्रोसिटिक एनीमियाज याद रखने हैं। तो जब भी आपने एमसीवी लेवल कम देखना है ना, लेस देन 80, तो आपके दिमाग में 4 या 5 डायग्नोसिस बनने चाहिए डिफरेंशियल। उनको फिर एक एक करके आपने वो करना है, निकालना है। ठीक है, फिर अपना आंसर और मेन डायग्नोसिस जो होता है हमारे पास उसकी तरफ आना है। अगर वहां पे हमने फिर से लैब्स करवाई, वहां पे फेरिटिन लेवल भी कम है, सीरम आयरन डी लेवल भी कम है, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आ रहे हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? क्या क्या मैम वो सिम्टम्स आते बच्चे हैं का दे आयरन देते हैं, वो डेफिशिएंसी? इतने इतने दिखाते हैं। दफा आप लोगों ने देखी हुई है पेशेंट्स। मैम बच्चे बोलो मैम नहीं क्या मैम देंगे आपने होता है, मेंशन क्या किया जो होगा कि होता है? एक उसका एक 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 एमसीवी एंक्लोकिलोसिस। एक एक कम है। करे, ज़हरा बताए, ज़हरा बताए। जी मैम, क्या चीज? सिम्टम्स सिम्टम्स बताएं, क्या क्या होंगे सिम्टम्स? मैम नॉर्मल लेथार्जी। हमारे पास होते हैं, बहुत थका हुआ होता है, फटीग टायर्ड सा होगा, पैलर होगा, फटीग खास तौर होती पे है। कंजक्टिवाइटिस, खास तौर पे लेथार्जी। कंजक्टिवा ठीक हम है, देखते हैं। पैलर होता है कंजक्टिवा और के अंदर। आयशा बताए नेक्स्ट। मैम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मैं साइंस मेंशन किया बता होगा। रही थी, उसमें कोइलोनिकिया और एंक्लोचिलोसिस होते हैं। हम्म, ठीक है। और ना हम ना पाइका पाइका का ना बहुत मोस्ट फेवरेट आ जाता है कि उसने ना मट्टी खाई है तो किस तरह का अनीमिया होगा? तो आयरन डेफिशिएंसी। ये बहुत दफा सीपीएससी में आया है कि बच्चे ने मट्टी खा ली है। ठीक है, और जो उसके अंदर ना उसे फटीग हो रही है, ये रेस्टलेस हो रहा है, और इस तरह का ना सारी मैनिफेस्टेशन दे, तो क्या डेफिशिएंसी आ जाती है? डेफिशिएंसी हमारा क्रोमिक एसिड। फिर आता है विंसन, ये ना राइट, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है इसके अंदर, इसोफेजियल वेब्स बनते हैं। ठीक है, और डिस्फेजिया होता है। ठीक है, फिर वहीं डिप्रेशन, फिर ग्लोसाइटिस होता है। चीजें की ना मोटी की ना ये हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। थैलेसीमिया, एक ए होता है, बी होता है, मतलब ठीक है, थैलेसीमिया ए एंड बी, अल्फा और बीटा वो कह रहे होते हैं ना, ए एंड बी। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे? थैलेसीमिया ए क्या, कैसे आपको पता चलेगा? थैलेसीमिया मैम बी आपको कैसे पता चलेगा? थैलेसीमिया बताएं। ए जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है और बी भी रिसेसिव होता है, लेकिन इनकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। उसमें अल्फा थैलेसीमिया में डिक्रीज सिंथेसिस होती है अल्फा ग्लोबिन चेन्स की, और जो बीटा थैलेसीमिया है उसमें डिक्रीज सिंथेसिस बीटा ग्लोबिन चेन्स की होती है। एग्जैक्टली exactly। और कुछ सही बता रही थी, और क्या डिफरेंस होते हैं इनके? मैम बीटा चेन्स 2 होते हैं, अल्फा चेन्स 4 होते हैं।
अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अल्फा और बीटा। यहाँ पे बेसिकली अल्फा ग्लोबुलिन जो होती हैं जीन, ठीक है, डिलीशंस हो जाती हैं, डिलीशन ऑन क्रोमोसोम, कौन से हमारे पास 16 के ऊपर, मतलब अल्फा ग्लोबुलिन चेन की जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि कुछ ना हमारे पास टारगेट सेल्स और पेरिफेरल स्मीयर के अंदर हमें दिखाई देना शुरू होते हैं। क्या? टारगेट सेल्स हमें दिखाई देते हैं, टारगेट सेल्स ऑन पेरिफेरल स्मीयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मीयर जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, बीटा बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, किसकी होगी, इसके अंदर पॉइंट हमारे पास म्यूटेशन डिलीशन हो होती है। गई है, ठीक है। यहाँ पे होती है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन होगी। ठीक है। यही वर्ड होते हैं, यही पकड़ने होते हैं हमने कि उसकी म्यूटेशन हुई है क्या डिलीशन हुई है। डिलीशन अगर होगी तो वो क्या है हमारे पास है, थैलेसीमिया ए की तरफ जा रहा होता है, अल्फा थैलेसीमिया है, ठीक है। और बीटा थैलेसीमिया हमारे पास क्या है, पॉइंट म्यूटेशंस आ जाती हैं। अब पॉइंट म्यूटेशन हमारे पास सप्लाइज फॉर्म में आती हैं, ठीक है, इंस्प्लाइड साइट और कोजैक साइट मोज़ेक माइनर्स में आ रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन्स सिंथेसिस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक माइनर होता है, एक मेजर होता है, ठीक है, दरमियान में इंटरमीडिएट और ये सब भी आ रहा होता है, सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया भी आ रहा होता है। इसके ना सब टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। सब टाइप्स हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास माइनर है, बीटा थैलेसीमिया माइनर, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, फिर हमारे पास मेजर आ जाता है बीटा थैलेसीमिया, फिर सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया, जो हमारे पास क्या है, HbS के साथ आता है, ठीक है, HbS आ जाता है। ये MCQs इस तरह से आता है, HbS डायरेक्ट दे देते हैं ना, मतलब आपको समझ आना चाहिए ये बीटा थैलेसीमिया है सिकल सेल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब भी बीटा थैलेसीमिया माइनर की बात होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है HbA2, एडल्ट जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये क्या होता है हमारे पास, माइल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। अच्छा, पहले आगे जाने से पहले ना मुझे ये बताओ, एडल्ट फॉर्म में हीमोग्लोबिन के अंदर कौन कौन सी हमारे पास चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 टू बीटा। अल्फा टू गैमा, टू टू अल्फा अल्फा टू एंड गैमा। टू डेल्टा, ठीक है, टू अल्फा एंड टू डेल्टा होती है। जो हीमोग्लोबिन ए है उसके अंदर होती है टू अल्फा टू बीटा, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन हमारे पास एच है वहां पे हमारे पास 3 चेन्स होती हैं, ठीक है, और वो भी अल्फा की होती हैं जो कि डिफेक्टिव होती हैं, डिफेक्टिव, ठीक है। फिर आता है हीमोग्लोबिन एफ, टू अल्फा एंड टू गैमा, ठीक है। ये याद रहेंगी अब चीजें, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। टू अल्फा टू डेल्टा किसके अंदर है, HbA2, मतलब एडल्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन में क्या है हमारे पास, टू अल्फा टू डेल्टा, HbA टू अल्फा टू बीटा, HbH हमारे पास 3 चेन्स मैम एक ही हमारे पास HbH में डैमेज जो है होती ना हैं। 4 बीटा नहीं होंगे, और HbF में 4 गैमा नहीं होंगे। नहीं, इसके अंदर अल्फा ही डिफेक्टिव होता है। एफ में हमारे पास 2 अल्फा होते हैं, 2 गैमा होते हैं चेन डिफेक्टिव। ये MCQs बार बार आते हैं, इसके तो काफी दफा आए हुए हैं कि इसके अंदर कौन से हमारे पास रिप्लेस होती हैं और डिफेक्टिव होती हैं।
यही वाली जो फीटल हमारे पास होती है ना गैमा, वो कन्वर्ट होके बीटा में जा रही होती है ना, बड़े होके, और डेल्टा में जा रही होती है। ठीक है, तो ये इन चेन्स का आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मैडम अंदर एच में होता क्या है। होता है? एच में हमारे पास क्या है, 3 चेन्स ऑफ अल्फा, वो डिफेक्टिव होती हैं, या जीन कह रहे होते हैं ना, 3 जीन्स ऑफ अल्फा वो डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा हमारे पास जो फॉर्म थी, वो हमारे पास क्या थी, कहाँ पे थे हम लोग, इंटरमीडिएट। थैलेसीमिया इंटरमीडिया के ऊपर थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एनीमिया होता है। इंटरमीडिया है ना, मतलब आगे पीछे हो सकता है, ये वेरिएबल एनीमिया। ठीक है, माइल्ड भी हो सकता है, सवेयर भी हो सकता है, इसको ये इसका ये मतलब है। मेजर में हमें इसका दूसरा नाम कोलीज भी होता है, कोलीज एनीमिया। ठीक है, ये सवेयर फॉर्म होती है माइक्रोसिटिक एनीमिया की, सवेयर माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट सेल्स बहुत पाए जाते हैं, टारगेट सेल्स जिसके अंदर इनिसोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाती है, इनिसो हमारे पास इनिसोसाइटोसिस और पायोकिलोसाइटोसिस, साइटोसिस, इनिसो मैम एक्चुअली पायोकिलोसाइटोसिस। थैलेसीमिया तो उसमें नहीं आएगा, बीटा थैलेसीमिया मेजर में, किसके अंदर, मेजर में। तो ये मेजर का ही बता रही हूँ ना मैं। अच्छा मैम, वो इंटरमीडिएट में आपने वो सिर्फ वेरिएबल एनीमिया वाला पॉइंट बताया है। हाँ, वेरिएबल वाला होता है ना वो सवेयर फॉर्म में भी जा सकता है और ये माइनर फॉर्म में भी जा सकता है। इंटरमीडिया का मतलब ये होता है, वो वेरिएबल टाइप ऑफ एनीमिया होता है माइक्रोसिटिक। ठीक ठीक, ओके। माइल्ड भी होता है, सवेयर भी होता है, माइल्ड टू सवेयर में जा रहा होता है ये। ठीक है, अब मेजर की हम बात कर रहे हैं, मेजर जो जिसको हम कुलीज अनीमिया कह रहे होते हैं। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया मेजर, ये इसके अंदर क्या है, सवेयर माइग्रोसिटिक एनीमिया होता है, टारगेट सेल्स होते हैं, एनिसोसाइटोसिस, एनिसोपायोकिलोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन हो रही होती है, और उससे हमें एक्सरे के ऊपर क्या मिलता है, क्रू कट, क्रू कट अपीयरेंस मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत ज्यादा चीजें आ रही होती हैं, और पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स का लाजमी याद रखें, पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स होते हैं इन क्रोनिक क्रोनिक हिमोलाइसिस फॉर्म में। ठीक है, हिमोलाइसिस होती है तब होती है, ये क्लियर है। फिर आता है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। सिकल मैडम सेल सीरम एनीमिया में हमारे पास फेरिटिन में रेज होगा ना मैडम? क्या हुआ, सीरम आयरन तो रेज होगा इनमें, सीरम आयरन ट्रेस होता है। सीरम फेरिटिन। रेज होता है इनके अंदर। यही एक पॉइंट मैंने इसमें ऐड करना सिर्फ था, इस एक वजह से ही बताया। एनीमिया है जिसके अंदर फेरिटिन हमारे पास डिक्रीज होता है, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, सीरम फेरिटिन डिक्रीज होता है यहाँ पे, बाकी जितनी एनीमियाज आप पढ़ोगे ना, उसके अंदर फेरिटिन इंक्रीज होगा। क्लियर है। ठीक है, और माइनर और मेजर में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन A2 इंक्रीज है, बार बार मैं बता रही हूँ, ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मेजर में हमारे पास क्या है, HbF इंक्रीज होगी, फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चले आगे। जी मैम। अच्छा, एक मेरी सारी अब सिकल सेल मैम एनीमिया इन का मैंने दोनों आप में लोगों को क्या एच बी ए बताया है टू कि रेज नहीं होगा? क्या, मतलब ये जो इंटरमीडिएट है और मेजर है, इन दोनों में हम्म एच बी टू रेज नहीं होगा? नहीं, इसके अंदर जो नहीं, बाकी इसके अंदर ना दो चीजें इंक्रीज हो रही होती हैं, लेकिन मेजरली क्या इंक्रीज होता है, HbF इंक्रीज हो रहा होता है।
इसका हम बेसिकली देखते ही HbF है, ठीक है, वरना A2 भी इंक्रीज होता है यहाँ पे मोस्ट केसेस में, मैम इधर लेकिन हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि 6 मंथ बाद जो है ना HbF डिक्लाइन कर जाता है, जबकि HbF जो 6 है वो मंथ के प्रोडक्टिव बाद, है। हाँ जी, वो यस मैम। डिक्लाइन करेगा बाद में, लेकिन मेजर के फॉर्म के अंदर वो हमेशा इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। सिम्टोमेटिक आफ्टर 6 मंथ होता है जब डिक्लाइन करेगा HbF। क्लियर है? इसके अंदर बस याद ठीक। रखना है HbF ही इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये इंक्रीज होता है बाद में ए में कन्वर्जन हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर इसकी पैथोलॉजीज आ जाती हैं, क्योंकि ये कंजेनिटल में आ रहे होते हैं, कंजेनिटल टाइप में आ रहे होते हैं, म्यूटेशंस होती हैं बचपन से ही, अंदर से ही। अब एस की हमारे पास सिकल, हमारे पास क्या आ जाता है, HbS क्या है हमारे पास, ये माइल्ड टू मॉडरेट होता है, मॉडरेट सिकल सेल डिजीज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, HbS हमारे पास डिक्रीज होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है। एब्सेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा ग्लोबिन, ठीक है, सिंथेसिस उनकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सिकल सेल एनीमिया, तो हमारे पास थैलेसीमिया इस तरह से कवर हो जाता है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, लेड पॉइजनिंग आ जाती है। लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग में आपको क्या क्या मिलेगा, लेड पॉइजनिंग क्या होता है, इसमें ना लेड में बेसिकली इंक्रीज, ये वो इनहिबिट करवाना होता है हमारे पास पीरोचेलेटेज या एला डिहाइड्रेटेज को, ठीक है, जो कि हमारे पास हीम सिंथेसिस में, हीम सिंथेसिस हो रही होती है, वहां पे लेड आके एज अ इनहिबिटर काम करता है, जो उनके पूरा पाथ पे है, ठीक है। वहां पे पीरोचेलेटेज होता है और एला डिहाइड्रेटेज होता है, जिसकी वजह से हीम सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, रेड ब्लड सेल प्रोटोपोरफायरिन इंक्रीज हो जाएंगे, कि डिग्रेडेशन हो जाती है, जिस नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, आरबीसी रिटेन हो जाते हैं और एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब एग्रीगेट होंगे, एग्रीगेट फॉर्म्स आएंगी, ठीक है, वो बेसोफिलिक स्टिपलिंग के तौर पे आपको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। होता क्या है इसके अंदर, हमारे पास लेड पॉइजनिंग की वजह से लेड में, लेड ही है ना, लेड आया, लेड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसमें पीरो चिलाटेज और एला डिहाइड्रेटेज जो कि एंजाइम है हीम सिंथेसिस के अंदर, इसको आके इसने इनहिबिट किया इन दोनों को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हीम सिंथेसिस डिक्रीज, इनहिबिट हो गई, ठीक है, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई। इसने क्या किया, आरबीसी, आरबीसी प्रोटोपोरफायरिन, जो उसकी हमारे पास छोटी इमेच्योर फॉर्म्स हैं, वो इंक्रीज हो जाती हैं, आरबीसी की प्रोटोपोरफायरिन इमेच्योर फॉर्म्स ऑफ द आरबीसी वो इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हीम सिंथेसिस रुक गई है, पीछे वाले जो सारा पाथवे है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और आरबीसी की प्रोटोपोरफायरिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे वो, ठीक है। इन इन सारे के चक्कर में ना एक काम और हो रहा होता है, आरएनए जो होता है ना हमारे पास, आरएनए उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है, इन्होंने फिर आरबीसी को रिटेन कर लेना होता है, ठीक है। आरबीसी रिटेन एग्रीगेट्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती हैं, बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स, स्टिपलिंग्स, ठीक है, ऑन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे हमारे पास और क्या क्या हमें चीजें सिम्टम्स में दिखाई देंगी, उन्होंने लेड के निमोनिक से ही उन्होंने याद करवाया होगा, लेड, लेड के निमोनिक से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, लीड लाइंस होती हैं, लीड लाइंस ऑन जिंजाइवा, लेड लाइन ऑन जिंजाइवा, जिसको बर्टन लाइंस कहते हैं, बर्टन लाइंस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, ई फॉर इनकेफ्लोपैथी, पैथी हो जाती है, ठीक है, और एरिथ्रोसाइट हमारे पास बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स हो जाती हैं,
फिर आते हैं हमारे पास ए फॉर एबनॉर्मल, सॉरी एब्डोमिनल, कोलिक हो जाता है। एंड हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया। डी से हमें ड्रॉप्स का वो होता है, मतलब ड्रॉप कौन कौन से होंगे, रिस्ट एंड फुट ड्रॉप मिलते हैं। ठीक है, इसके इसकी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में क्या होता है। अब आयरन मतलब लेड की पॉइजनिंग हो रही है, इसको हम चिलेशन थेरेपी देते हैं, चिलेशन विद सक्सीमर, EDTA, डाइमर कैप्रोल। MCQs में जब भी आता है ना इसकी लेड की ट्रीटमेंट, तो चिलेशन का वर्ड ही आ रहा होता है बेसिकली। चिलेशन थेरेपी करते हैं हम, चिलेशन थेरेपी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, और इनका रिस्क कैसे कैसे बढ़ सकता है, किस किस तरह होता है। ओल्ड हाउसेज होते हैं ना, तो उनके चिप्ड पेंट जो होते हैं बच्चे खा रहे होते हैं खरोच खरोच मैम के, इनकी चिलेशन कैसे मट्टी। करेंगे? क्या हुआ, चिलेशन कैसे चिलेशन, करेंगे? चिलेशन थेरेपी विद सक्सीमर, EDTA और डाइमर कैप्रोल हम दे रहे होते हैं। ठीक है, जी मैम। फिर लेड पॉइजनिंग का ये हो गया। ठीक है, और फिर हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आता है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बेसिकली आयरन इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, TIBC डिक्रीज हो रही होती है, फेरेटिन क्या होता है, इंक्रीज हो रही होती है। और यहाँ पे सिड्रोब्लास्ट है ना, वहाँ पे आपको रिंग्ड फॉर्म में सिड्रोब्लास्ट दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह के रिंग बने होंगे, सिड्रोप्लास्टिक सेल्स होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे होते हैं। और हमारे पास सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, बताए कोई। सिड्रोप्लास्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये होती क्या डिजीज है, किस तरह की है सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया, बताए। ये एक्स लिंक्ड होती है, डिफेक्टिव, एक्स लिंक्ड होती है। और ये हमारे पास रिसेसिव में आती है, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, जेनेटिक डाइसऑर्डर्स में आ रही होती है ये। ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी TIBC डिक्रीज होती है, फेरेटिन इंक्रीज होती है, आयरन लेवल्स हमारे पास इंक्रीज होंगे। ठीक है, रिंग्ड सिट्रोब्लास्ट मिलेंगे जो कि ब्लू स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ आ रहे होते हैं। ठीक है, आयरन लेडन का वर्ड यूज होता है, आयरन लेडन, ये फॉर रिंग सिट्रोब्लास्ट यूज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स मिलेंगी, यहाँ पे आप ट्रीट कैसे करोगे, यहाँ पे B6 दे रहे होते हैं। ठीक है, B6 दे रहे होते हैं, पायरिडॉक्सिन दे रहे होते हो उसके अंदर, ताकि वो ठीक हो जाए। फिर आता है हमारे पास क्रोनिक, हमारे पास आ रहा होता है क्या, एनीमिया क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज, यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे सीरम आयरन लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, TIBC भी कम हो जाएगी, हर चीज आपको कम मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा फेरेटिन कहाँ कम मिलेगा, आयरन आयरन डेफिशिएंसी। आयरन एनीमिया, ठीक है, और TIBC इंक्रीज कहाँ कहाँ होता है, आयरन डेफिशिएंसी, एग्जैक्टली वो भी उसी के अंदर आपको मिलेगा, वहाँ बाकी हर जगह TIBC की डिक्रीज होता है। अच्छा, फिर ना हमारे पास कुछ ना क्राइसिस आते हैं, ये भी देखते जाते हैं, वो MCQs में भी पूछे जाते हैं। एक होता है हीमोलिटिक क्राइसिस,
यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन शदीद ड्रॉप कर जाती है, ठीक है, और डीप जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस, इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट क्या है, डीप ये हीमोलिटिक क्राइसिस के अंदर चला गया। फिर आता है ए प्लास्टिक क्राइसिस। यहाँ पे क्या होता है, ए प्लास्टिक इन्फेक्शन, ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक क्या, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है, इसमें लाइक सारे सेल बीटा कम हो 19 जाते हैं, मतलब पार्वो खत्म हो इन्फेक्शन से कोई भी आपको मिले इन्फेक्शन, ठीक है, प्लास्टिक क्राइसिस इन्फेक्शन एनीमिया होता है ये, ठीक है, उसकी वजह से क्राइसिस हो जाती है, ये प्लास्टिक एनीमिया की बहुत शदीद तौर पे ना वो हो जाती है। फिर आता है हमारे पास एक होता है वेजो अक्लूसिव क्राइसिस, ठीक है, या हम इसको कहते हैं सिकल सेल क्राइसिस। अब सिकल सेल क्राइसिस में क्या मुराद है, सिकल सेल में क्या हमने पढ़ा है, यहाँ पे वेजो ओक्लूसिव हम क्यों कह रहे होते हैं, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस और सिकल सेल क्राइसिस, ठीक है, वो यहाँ पे आपको सिकल मेन सेल फीचर, वो हाँ, वेसल सिकल को ब्लॉक कर देते सिकल हैं। सेल्स वगैरह मिलते हैं जो कि ब्लॉक करेंगे किसी भी आर्टरी को जाके, जिसकी वजह से पेनफुल लफ्ज आएगा, पेनफुल अल्सर हो सकते हैं स्किन के ऊपर, ऑन स्किन या शिन, शिन का बेसिकली वो यूज कर रहे होते हैं शिन के ऊपर, ठीक है, शिन के ऊपर। और हमारे पास क्या होता है, एंटीरियर शिन मतलब क्या है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया होता है ना, तो वो टिबिया फेब्यूला के अंदर एंटीरियर एस्पेक्ट, हमारे पास क्या है, टिबिया एंड फेब्यूला, ठीक है। यहाँ पे आपको पेनफुल अल्सर्स मिलते हैं। एक होता है हमारे पास सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। यहाँ पे क्या क्या आपको सिम्टम्स मिलेंगे इस क्राइसिस के अंदर, यहाँ और पे ये एक तो आपको मिलता है हाइपर के साथ मिलता है। एब्डोमिनल पेन मिलेगा आपको। यहाँ पे जॉन्डिस नहीं मिलता आपको, ये याद रखना है, जॉन्डिस आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा, डीप जॉन्डिस हीमोलाइटिक क्राइसिस के अंदर मिलेगा, ठीक है। कोई इन्फेक्शन कहाँ मिलेगा, एप्लास्टिक क्राइसिस के अंदर मिलेगा। सिकल सेल क्राइसिस या बेजो एक्लूसिव क्राइसिस के अंदर क्या आएगा, कोई पेनफुल अल्सर मिलेंगे शिन के ऊपर, ठीक है, या इंटीरियर ड्रप बॉर्डर वो कह रहे होते हैं हम, एस्पेक्ट ऑफ द फिबुलर टिबिया के ऊपर। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस के अंदर एब्डोमिनल पेन मिलता है आपको। यहाँ पे हमारे पास एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स मिलेंगे। यहाँ पे ऑटोस्प्लीनेक्टमी होती है, खुद अपने आप को ही मारना शुरू हो जाते हैं अंदर सेल, ठीक है, स्प्लीनेक्टमी हो रही होती है। फिर हमारे पास यहाँ पे इसका एक और क्राइटेरिया भी साथ आ जाता है, सिक्वेस्ट्रेशन मतलब हर चीज सुकड़ के खुद मर रही है, सिक्वेस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पेनफुल वेजो एक्लूसिव क्राइटेरिया के फीचर मिलेंगे, ये भी एक्सक्लूसिव इसका आ जाता है। फिर हम ना इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, अगर मतलब शिन के अंदर कोई पेनफुल अल्सर्स हैं सिर्फ, तो वो हम डायरेक्ट वेजो एक्लूसिव क्राइसिस कहेंगे। अगर इस शिन के साथ मतलब के साथ किसी और चीज की एसोसिएशन भी आ रही है, ठीक है, ऑटोस्प्लीनेक्टमी आ रही है, एब्डोमिनल पेन आ रहा है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के साइंस आ रहे हैं, तो उसको हम सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस कह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्लूसिव हमारे पास क्या आ जाती है, क्राइसिस आ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें ना कुछ आपको ना डिफरेंशिएट करके याद रखनी है। क्लियर है आज का टॉपिक? यस मैम। कल इंशाल्लाह हम गैलोब्लास्टिक एनीमिया सारा कवर करेंगे, ठीक है। आज के क्वेश्चन कोई पूछना, और किसने मुझसे वो पूछा था कि स्टेजेस समझ नहीं आई थी, हैंड रेस करके बता दें ताकि वो भी हम रिपीट करते जाएं। तो देख लें हम कहाँ है हमारे पास,
अच्छा मैम, इसके साथ ना वो मुझे काफ़ी कंफ्यूजन थी अभी भी, जो आपने वो एसएलई की बताई थी ना एंटीबॉडीज, वो एंटी डीएनएज और एंटी स्मिथ, वो ना कई जगह पास पेपर्स में जब उसका वो पूछते हैं ना स्पेसिफिक, तो उन्होंने एंटी स्मिथ दिया हुआ है, जो आपने जैसे मुझे बताया था एंटी वो वही स्मूथ मैं मसल। कह रही हूँ, वो ना सीपीएसपी वालों की तरफ से मैंने उस चीज को ना, मतलब वो उसके अकॉर्डिंगली किया था, वरना बुक्स के अंदर हाईली स्पेसिफिक वही लिखा हुआ है, एंटी डीएस डीएनए। फिर मैंने इसका लास्ट क्राइटेरिया यही निकाला था, जब भी एमसीक्यूज के अंदर प्रोग्नोस्टिक या डायग्नोस्टिक तौर के ऊपर आपसे पूछा जाए ना, तो हमारे पास वो एंटी डीएस डीएनए आता है। फिर अगर हाईली स्पेसिफिक पूछा जाए तो एंटी स्मिथ होता है। अभी वो ना मैम मैं देखती हूँ रफी में एक जगह उन्होंने ना बहुत कंफ्यूजिंग सा एमसीक्यू दिया हुआ है, जो न्यू एडिशन में हम्म। अब मैम उन्होंने इसमें पूछा हुआ है कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एसएलई। तो हम्म इसमें इन्होंने अब स्पेसिफिक का वर्ड आया ना, तो मुझे यही था कि वो एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज होनी चाहिए, तो हम्म। साथ उन्होंने डायग्नोसिस भी बीच में मेंशन किया हुआ है, तो अब इन्होंने आंसर में लिखा हुआ है फिर वो एंटीबॉडी एंटी टू डीएस आ जाएगा। उन्होंने लिखा वो हुआ है एंटीबॉडी टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और एग्जैक्टली साथ उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसी चीज ग्रेटर को देन। मैंने ना कंफ्यूजन दूर करने के लिए बार बार, इसलिए मैंने आप लोगों को करेक्ट करवाया था, क्योंकि सीपीएसपी ना कुछ हमारे दिमागों से खेलती है। ठीक है, वो साथ में हाईली स्पेसिफिक दे के ना, और डायग्नोस्टिक का वर्ड यूज कर देती है, प्रोग्नोस्टिक का वर्ड यूज कर देती है। यस जब भी मैम। डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक लफ्ज आ जाए ना, तो आपने उसको डीएस डीएनए के साथ करना है, ऑप्शन चूज वो वाला करना है। अगर हाईली स्पेसिफिक सिंगली कहे तो ठीक आपने है। वो वाला करना है, एंटी स्मिथ करना है। अच्छा, मतलब अगर एमसीक्यू में कहीं पे भी उन्होंने डायग्नोस्टिक या फिर प्रोग्नोस्टिक मेंशन कर दिया है, तो फिर वो एंटी डबल स्ट्रैंडेड ही लगाना है। हाँ, ठीक इस है। चीज इस हवाले से मैंने वो एमसीक्यूज को करेक्शन करवाई थी, वरना वो लिखा तो ठीक हुआ है, लेकिन वो एमसीक्यूज वो फिर आपके अटेम्प्ट नहीं होते उस तरह से, वो सीपीएसपी वाले मानते नहीं है आपको। ओके मैम। ठीक है, यस। हम भी ये सारा रगड़ा खा के आए हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं अपने लिहाज से। गलत पढ़ाने का मतलब भी यही है थोड़ा बहुत। ये नहीं है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट सही ना देना, कॉन्सेप्ट आप जितने भी सही ले लो ना, सीपीएसपी वाले अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो सीपीएसपी वालों की तरफ की तरह ही हमने लेके जाना है। वरना बुक्स के अंदर भी वही लिखा है कि हाईली स्पेसिफिक क्या है, डीएस डीएनए ही है। लेकिन अगर प्रोग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक की बात आ जाए, तो हमारे पास वो डीएस डीएनए को ही आता है, चाहे बाय कुछ भी हो। अगर हाईली स्पेसिफिक वो सिंगल आ जाए, तो वो सीपीएसपी वाले कहते हैं कि एंटी स्मिथ हमें चाहिए आंसर, चाहे वहां पे डीएस डीएनए भी लगा खड़ा हो। क्लियर है? यस मैम। हम्म। बाकी एमसीक्यूज अच्छे जा रहे हैं डॉक्टर निंदा के साथ? समझ आ रही है, क्लियर होते जा रहे हैं ठीक एमसीक्यूज? जी मैम, काफ़ी हद पॉइंट्स तक। ऐड अप कर रहे हो आप लोग? यस हम्म। मैम। पॉइंट्स पॉइंट्स लाजमी ऐड अप किया करो, जो डॉक्टर नम्रा के बता रही हो ना आपको, कि इस तरह नहीं है, इस तरह है। डॉक्टर रोज बता रही होती हैं कि ये कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज में से आए हैं, तो ठीक है, वो उन चीज़ों को ना पिक किया करो, दिमाग में रखा करो, याद रखा करो कि हाँ, हमने ये चीज़ देखी थी, हमने आंसर ये वाला ही लगाना है, बेशक उसके अंदर ये भी आ रहा हो। ठीक है, कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज लाजमी पिक किया करो, और बार बार देखे करो, पीछे से जाके एमसीक्यूज को टैली किया करो, क्योंकि एक ही चीज को बार बार डिफरेंट तरीके से वो पूछ रहे होते हैं, और फिर डिफरेंट आंसर आ रहे होते हैं उसी क्वेश्चन के। एक लफ्ज चेंज कर देते हैं, वो आंसर डिफरेंट हो जाता है। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन गाइस? आज हबीब नहीं आया क्लास में, और कौन नहीं आया? आयशा भी है, मेमुना भी है, ये परमानेंट बच्चे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। मैम इससे पहले जो हमने रीनल और पल्मो वगैरह जो इससे पहले पढ़े हैं, क्या उसकी रिकॉर्ड आपके लिए रिकॉर्डेड है मैडम? वो होंगे, कुछ शुरू वाले लेक्चर शायद मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है, बाकी तो सारे रिकॉर्डेड थे, डॉक्टर नम्रा ने शेयर किए हुए थे ग्रुप में। क्योंकि मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर सकती यहाँ पे, डॉक्टर नम्रा ही हैं जो सेवियर है मेरी भी। यहाँ पे अभी भी डॉक्टर नम्रा सेव कर रही है मेरा लेक्चर।
उनको मेरा ठीक लेक्चर भी है देना नहीं मैम, पड़ता है। मैम आपके आपके जो बात अपने नोट्स है जो आप लेक्चर में लेते हैं उनके चैप्टर के, तो काइंडली वो शेयर करें। वो मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ। जी ठीक ठीक है। है, ओके, अल्लाह हाफिज।